Attend your roll call. Roll number 73, Himanshu. 123, Sagar Yadav. 267, Garima. 276, Muskan. Roll number 2, Neha. 3, Sneha. 4, Kunal. 5, Neha Goyal. 6, Lakita. 7, Ritu. 8, Tanisha. जिसकी टर्न आए ना वो अपना हैंड रेज किया करे ताकि पता चले कौन है। रोल नंबर 10, ज्योति। 12, सोनू। 14, रविंदर। 15, दीपांशी। 16, आदित्य। 18, प्राची। 21, दिव्या दैया। भूपेंद्र। 22, 23, हिमानी। 24, प्रिया। 25, नितिका। 26, तनु शर्मा। 28, प्रिया। 29, पायल। 30, सोनिका। 31, तनु। 33, मीनाक्षी। बेटा उधर बैठ जाओ। 34, रेणु जाखड़। 33 प्रेजेंट है मीनाक्षी। 35, शिवानी। 37, खुशी। 40, विशु। 41, कनिष्का सैनी। 43, दिव्या। 44, विकास। 45, नैन्सी। 46, कोमल। 47, अंशु। 48, रवि। 50, तुषार। 52, हर्ष बुधवार। 53, विनीत। 54, मुस्कान। 55, काजल। 57, मनीषा। 58, मयंक। 60, हर्ष। 61, गौरव। 62, सीमा। 66, पीयूष। 67, प्रीति। 69, निखिल। 74, कीर्ति। 75, प्रियांशु मलिक। हाँ बेटा आपका रोल नंबर 10। और कोई स्टूडेंट? हो गई सभी की अटेंडेंस? आपका जो टॉपिक चला हुआ है फिलहाल वो क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन। और एनर्जी प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस स्टेप थी आपकी पहली एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान, और उसके बाद नेक्स्ट थी क्रेब्स साइकिल, तो उनके बारे में आज आपसे सुना जाएगा। तो सबसे पहले जो बच्चा तैयार है, क्या नाम बेटा आपका? ज्योति। रोल नंबर? सबसे पहले ज्योति रोल नंबर 10 बताएगी। बेटा आपको है ना इन ब्रीफ बताना है अभी तक, ताकि हमें पता चले कि हमने जो पढ़ाया उसमें से कितना आपको याद है। ठीक है, तो जितना भी जो मैंने बताया बिल्कुल स्टार्टिंग से बताएंगे। आपके एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होती है, व्हाई देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, फिर उसकी स्टेप्स क्या क्या, किस स्टेप से चलेगी। ठीक है ना बेटा? तो अब आप वो एक्सप्लेन करें बेटा अच्छे से। सर एनर्जी प्रोडक्शन
जरूरी होती है क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, जिसमें फर्स्ट जो फेवरेट कंपाउंड या फेवरेट फूड होता है ग्लाइकोलिसिस का होता है ग्लूकोज, जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज फाइनली कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स में होने के बाद वो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। और पाइरूवेट एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड था, वो 3 कार्बन के कंपाउंड में पाइरूवेट में टूटता है और 2 मोल्स वहां पे पाइरूवेट के हमें मिलते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कुछ टाइप में एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है इन फॉर्म ऑफ NADH, और कई बार ATP के फॉर्म में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कई बार एनर्जी यूज भी होती है। जो लास्ट सेकंड स्टेप है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल का भी रिमूवल होता है। एंड फाइनली फिर जो प्रोडक्ट हमारा पाइरूवेट बनता है उसको फिर हम लोग डिफाइन करते हैं फेट ऑफ पाइरूवेट। दैट इज कि जो पाइरूवेट है वो एरोबिक प्रोसेस से आगे प्रोसीड करेगा या फिर एनाएरोबिक से। ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप है वो हमेशा एनाएरोबिक ही रहता है। पाइरूवेट अगर हमारा एनाएरोबिक वे से आगे प्रोसीड करता है रिएक्शन को, तो हम उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन 2 तरीके की हो सकती है, एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक लैक्टोज फर्मेंटेशन। और इट इज बेस्ड कि कौन सा प्रोडक्ट फर्मेंटेशन में बन रहा है। अगर जो एंड प्रोडक्ट है पाइरूवेट का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अगर वो लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हम उसको लैक्टिक फर्मेंटेशन बोलेंगे, और अगर फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहल बन रहा है तो हम उसको एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलेंगे। लैक्टिक फर्मेंटेशन फर्दर 2 टाइप्स की होती है, होमो और हेटेरो। होमो मींस सर वहां पे जो प्रोडक्ट है वो एक ही बनेगा, दैट इज लैक्टिक एसिड। हेटेरोलिटिक फर्मेंटेशन का मतलब ये होता है कि वहां पे जो मिक्सचर बनता है एल्कोहल का भी और लैक्टिक एसिड का भी। लैक्टिक एसिड सर कब बनता है, जब हम लोग कोई विग्रेस एक्सरसाइज करते हैं और वहां पे मसल्स में या टिश्यूज में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड वहां पे बिल्डअप हो जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें पाइरूवेट एसिड की, दूसरा तरीका उसका प्रोसीड करने का है, दैट इज थ्रू एरोबिक पाथवे। एरोबिक पाथवे को अगर वो फॉलो करता है तो वहां पे वो क्रेब साइकिल को फॉलो करता है, उसके बाद ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉलो करता है। और क्रेब साइकिल में सर जो पाइरूवेट है वो हमारा सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पाइरूवेट है वो कन्वर्ट होता है हमारा जो सिट्रिक एसिड जो साइकिल है, इसको ये एक साइक्लिक प्रोसेस क्यों कहा गया इसे? क्योंकि सर इसमें जो एंड प्रोडक्ट है वो वापस से साइक्लिक फॉर्म में मतलब सिट्रिक एसिड बन जाता है। आप ये बताएं कि जो आपने डिफरेंट प्रोसेसेस के नाम बताए, साथ ही साथ आपने ये जिक्र नहीं किया यहाँ पे कि द डिफरेंट स्टेप्स, वेदर द प्रोसेस इज ग्लाइकोलाइसिस, दैट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फूड प्रोडक्शन, और द नेक्स्ट वन fermentation or the Krebs cycle side. These different processes takes place in presence of what? The different steps require what? Enzymes or enzymes and cofactor, क्योंकि without naming these particular steps cannot proceed efficiently, because without enzymes and the cofactor, the particular process may takes days or a week or many years, or may not be takes place. क्या हम ऐसा कह सकते हैं? May not be takes place. नहीं सर, वो प्रोसीड तो होगी रिएक्शन, लेकिन उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर हम लोग कैटलिस्ट या डालते हैं तो उससे हमारी रिएक्शन का रेट जो है फास्टर हो जाता है। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन सुनाएगा? बेटा आप आगे आ जाओ, आप थोड़े साइड में रहो। हाँ बेटा, एक्सप्लेन करो इन्हीं सारी बातों को। सर हमारी यूनिट चल रही है बायोलॉजिकल टॉपिक्स जो होते हैं केमिस्ट्री के, इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी यूज होती है। जैसे अगर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस 2 टाइप के होते हैं, वन इज द कैटाबॉलिक, अदर इज द एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक मींस ब्रेकडाउन एंड एनाबॉलिक इज द फॉर्मेशन। अब जो हमारे प्रोसेसेस होते हैं उन्हें इनहेंस करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। सिमिलरली जैसे कैटालिस्ट अगर आउट ऑफ द बॉडी जो काम करते हैं रेट को इंक्रीज करने का, वही एंजाइम काम करते हैं। अब कोई एंजाइम एक्टिव होता है लेकिन सभी के सभी एक्टिव नहीं होते। जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उन्हें एक्टिव करने के लिए 2 चीजों का यूज किया जा सकता है, वन इज द मेटल आयन, अदर इज द बायोमोलिक्यूल्स। अगर मेटल आयन का यूज करें तो उन्हें कोफैक्टर काम कर देते हैं, और अगर हमें
बायोमोलिक्यूल का यूज करें तो उन्हें कोएंजाइम कहते हैं, और मेटल आयन का यूज करें तो कोफैक्टर कह देते हैं। जो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज ग्लाइकोलिसिस, वो कॉमन रहती है चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक हो। तो ग्लाइकोलिसिस 10 मिनी स्टेप फॉलो करती है, और इंटरमीडिएट होता है फॉस्फोग्लिसरेट। जो उसके स्टेप्स होते हैं, पहले ग्लूकोज उसका मेन सबस्ट्रेट होता है, ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर टूटता है ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट में। इसके बीच में एटीपी जो है यूज होती है, और मैग्नीशियम आयन भी यूज होता है एज ए कोफैक्टर, और जो कोएंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है ग्लूकोकाइनेज। फिर फर्दर जो होता है ये टूटता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। नेक्स्ट स्टेप इज द फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट। फिर ये 2 स्टेप जा सकते हैं, या तो ये आ जाता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, या फिर ग्लिसरॉल D13 फॉस्फेट में। इधर भी हमें कोएंजाइम्स का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप चलता है 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट। इसके बाद आता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन इज द 2 फॉस्फोग्लिसरेट, नेक्स्ट इज द फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, एंड द लास्ट एंड द प्रोडक्ट इज पाइरुवेट, जो बनता है कोएंजाइम यूज करके पाइरुवेट काइनेज। अब जो पाइरुवेट है इसके दो फेट अगर देखें तो वन इज द एनारोबिक, अदर इज द एरोबिक। एनारोबिक में फर्मेंटेशन होती है विच इज ऑफ 2 टाइप, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक। और अगर एरोबिक प्रोसेस चले तो सेकंड स्टेप आ जाता है क्रेब्स साइकिल, आल्सो नोन एज TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, एंड द लास्ट स्टेप इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है बेटा, आप ये बताओ मेरे को कि जो आपकी वो कौन सा सब्सटेंस है जो बॉडी टिश्यूज के अंदर अभी जिक्र भी हुआ था उसका, which get deposited during the vigorous exercise in the body tissues and causes the fatigue? लैक्टिक एसिड सर। Lactic acid. How then that particular fatigue can be removed? सर By taking more intake of oxygen or the less intake of oxygen? लेस मोर इनटेक सर, जो इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, मोर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन से सर। Now what will happen after the more intake? The oxidation of lactic acid will take place or the reduction of lactic acid will? Then what type of product will be formed after their oxidation? CO2, H2O or CO? सर CO2 और H2O दोनों निकलती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट स्टूडेंट कौन? सर माय नेम इज नेहा गोयल। तो आज हम रोल नंबर कितना है बेटा? ठीक है, आप थोड़े बेटा साइड में हो जाओ। तो हम जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम था एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर ह्यूमन बीइंग को या किसी भी चीज को एनर्जी की तो जरूरत पड़ती ही है। अब जो प्लांट्स होता है वो तो खुद के लिए अब बेटा खड़े होके कर दो इसमें, सभी को अच्छे से सुनो, अब आराम से बैठ जाओ। जो वो एनर्जी प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, तो जो एनर्जी होती है वो हमें चाहिए होती है ताकि हम वेरियस मूवमेंट्स कर सके। हमें एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में डेली एक्टिविटीज में चाहिए। अब ये जो एनर्जी होती है वो एक ह्यूमन बीइंग को कैसे मिलते हैं, वो या तो हम प्लांट्स से लेते हैं या किसी और चीज के थ्रू लेते हैं। प्लांट्स होते हैं वो तो खुद की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जो हम होते हैं हमें किसी और के थ्रू एनर्जी चाहिए होती है। अब जो एनर्जी होती है वो हमें कैसे मिल सकती है? जो फेवरेट सबस्ट्रेट होते हैं ग्लूकोज जो होता है, अब वो ब्रेक डाउन होता है जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। अब तो ये जरूरी नहीं है कि ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन हो, ये फैट्स में, प्रोटीन्स में और लिपिड्स में भी ब्रेक डाउन हो सकता है। बट जो प्रोटीन वो जो ग्लूकोज होता है वो फेवरेट सबस्ट्रेट होता है। अब जो ग्लूकोज होता है वो वेरियस स्टेप्स के थ्रू पायरुविक एसिड में ब्रेक डाउन होता है, और ये बेसिकली 10 स्टेप में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड कोएंजाइम्स और कोफैक्टर। अगर जो हमारे मेटल्स है तो उन्हें कोफैक्टर कहते हैं, अगर बायोमोलिक्यूल्स का यूज करें तो उन्हें आप कोएंजाइम कहते हैं। अब जो ये पायरुविक एसिड बना है ना, अब इसके फेट पे डिपेंड करते हैं ये किस तरफ जाए। जो पहला स्टेप होता है वो तो हमेशा एनारोबिक ही होता है, यानी कि वो ऑक्सीजन चाहे हो चाहे ना हो वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करता, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही होगा, यानी वो स्टेप एनारोबिक के थ्रू में चलेगा। अब ये जो फेट है आगे पायरुविक एसिड का फेट डिसाइड करेगा कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो मैं उसको एरोबिक कहूंगी, और ये जो होएगा इसमें हमें बेसिकली क्रेब्स साइकिल वगैरह मिलेगी। और अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा यानी एनारोबिक वे के थ्रू होएगा तो हमें यहाँ पे फर्मेंटेशन देखने को मिलेगी। अभी फर्मेंटेशन भी दो आगे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अगर मेरा फाइनल प्रोडक्ट मुझे लैक्टिक एसिड मिल रहा है तो उससे हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह रहे हैं। अगर मुझे फाइनल प्रोडक्ट एल्कोहलिक बन रहा है तो मैं उससे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहूँगा। अब एरोबिक पाथवे में हमें क्रैब साइकिल देखने को मिलती है। अब इस क्रैब साइकिल को साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ना वो ऐसी साइकिल के थ्रू करने लग जाएगा, यानी कि जो हमें बिगिनिंग में हम लेके चले थे ना हमें एंड में आके वही मिल जाएगा।
और एक और चीज होती है जो लैक्टिक एसिड होते हैं, वो हमारी मसल्स में अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है मसल्स में, जिसकी वजह से हमें थकावट और फैटिग महसूस होता है। अगर हम चाहते हैं कि ये सब ठीक हो जाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेनी चाहिए ताकि ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये CO2 और H2O में टूट सके। थैंक यू। बेटा आप मेरे को ये बताओ कि वो कौन सी स्टेप है जिसके दौरान CO2 इवॉल्व होती है? सर क्रेब साइकिल। कहीं पर भी जो अभी तक हमने पढ़ाया है, दो ही बातें हमने पढ़ी अभी तक, वन इज द ग्लाइकोलाइसिस, अदर वन इज द क्रेब साइकिल। तो इन दोनों में से कहीं पर भी आपको दिखता हो कि कहीं पे CO2 इवॉल्व हुई है? ग्लाइकोलाइसिस में हुई थी CO2 इवॉल्व? यस सर। ग्लाइकोलाइसिस में? नो सर। अभी तो आप ये सर कह रहे थे, क्योंकि उसमें तो आपके 6 कार्बन कंपाउंड के 2 मोल 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गए, तो 3 2 6, वहां पे तो सब कुछ इक्विवेलेंट ही हो गए। तो कौन सी स्टेप में नहीं हुई CO2 इवॉल्व? ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होती, तो किस में होती है? क्रेब साइकिल में जरूर होती है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि ग्लाइकोलाइसिस की जो स्टेप्स हैं, क्या उसमें वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होता है या इवॉल्व होता है, या कुछ नहीं होता? होता है कहाँ पे, कौन सी स्टेप में? बिल्कुल स्टार्ट में या कुछ एंड की स्टेप्स के अंदर? स्टेप स्टेप जानिए कौन कब कन्वर्ट होता है, तो कौन किस में कन्वर्ट होता है तब वाटर इवॉल्व होता है या एब्जॉर्ब होता है? बताओ, स्टेप याद नहीं किए होंगे? बस तो बीच में निकल। चलो स्टेप्स के नाम बताओ, कौन कौन से स्टेप? स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ। ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, आगे क्या था? Glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-diphosphate, और fructose 1,6-diphosphate दो में स्प्लिट होएगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और 1,3-ग्लाइसरल नहीं ग्लाइसरल्डेहाइड फॉस्फेट में। अब ग्लाइसरल्डेहाइड फॉस्फेट कन्वर्ट होएगा 1,3-डाइग्लिसरल्डेहाइड फॉस्फेट में, और फिर वो कन्वर्ट होएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और 2 फिर अगले में जाएगा वो 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, और फिर जाएगा वो फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट में, और फिर लास्ट में पाइरुवेट बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो आपने डिफरेंट स्टेप्स बोली, क्या इसमें अब ध्यान आया कि वो कौन सा कन्वर्जन था जिसके दौरान वाटर की कुछ इन्वॉल्वमेंट हुई थी? नहीं ध्यान आया? ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस चलती हैं, क्या इसमें आपने बताया ऐसा कुछ कि हमें दीज डिफरेंट स्टेप्स टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, कोएंजाइम, कोफैक्टर, ऐसा आपने कुछ बोला था अपने इन बातों के दौरान? ध्यान करें आप, आपने बोला था कुछ ऐसा जो अभी आपने कंप्लीट अपनी स्पीच दी इसके दौरान, क्या आपने ऐसा कुछ कहा था कि these different processes takes place in enzymes, coenzyme, cofactor, ऐसा कहा था आपने? अच्छा, एंजाइम का कैसे पता चले जब आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि वो एंजाइम है, उसका नाम लिख के फिर आप क्या करेंगे? वो सर्कल में ई लिख देंगे, वो रिप्रेजेंट कर देगा कि ये एंजाइम है। अच्छा, जो मेटल आयंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? वो एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं? कोफैक्टर वो एंजाइम तो मेटल जो आयन होते हैं वो आपके प्रोटीन होते हैं कि नहीं होते? होते नहीं, नहीं सोचो, बताओ। नहीं मेटल आयन तो मेटल आयन होते हैं, वो आपके प्रोटीन थोड़ी ना होते हैं। प्रोटीन फिर कौन होते हैं? इंजाइम होते हैं प्रोटीन या नहीं होते? होते इंजाइम्स आर प्रोटीन। तो क्या सभी इंजाइम एक्टिव होते हैं हमेशा? नहीं सर, कई बार नहीं होते, उन्हें एक्टिव बनाना पड़ता है, जो कि कोएंजाइम मदद करते हैं उनको एक्टिव करने में। ठीक, ओके बेटा। और कोई नेक्स्ट स्टूडेंट? आप? Yes, sir. हाँ, क्या नाम बेटा आपका? काजल सर, रोल नंबर 55। 55, चलो बेटा प्रोसीड। चैप्टर का नाम है एनर्जी प्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सभी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे लाइफ के अंदर। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जनरली जो खाना होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना सकता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर हमें खाना बनाने के लिए फिर एनर्जी लेने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर होती है। तो इसमें बताया जाता है कि जो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको एम्फिबॉलिक प्रोसेस बेसिकली कहते हैं। एम्फिबॉलिक दो तरीके की, मतलब कैटाबॉलिज्म होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेकडाउन और एनाबॉलिज्म होता है कि फॉर्मेशन होना। तो सिंपल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर जब एनर्जी प्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर को एंजाइम
जो मतलब को एंजाइम एंटी मेटल आयंस की बेसिकली रिक्वायरमेंट है वो होगी। ये जो स्टेप्स होते हैं बहुत सारी प्रोसेसेस के अंदर हो सकती है। सबसे पहले जो प्रोसेस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस होते हैं, जिसको हम ईएमबी पाथ भी कहते हैं, और इसके अंदर ये हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। और जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो हमेशा एनारोबिक प्रोसेस बेसिकली होती है, कि ये जो फर्स्ट स्टेप है वो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली हो जाती है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो तब भी नहीं होगी सर, क्योंकि एनारोबिक हमेशा ही ग्लाइकोलाइसिस हमेशा एनारोबिक ही होगी। ठीक है। सबसे पहले की जो फेवरेबल सबस्ट्रेट होते हैं वो हमेशा ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट के अंदर। अब जो फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है वो दो के अंदर मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है। एक होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक वो टूटेगा ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर। फिर फर्दर जो एल्डिहाइड 3 ये फॉस्फेट जो आपके हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन और फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फेट आपने बोला, इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम होता है नहीं? यस सर, हमेशा जो पहले जो फ्रुक्टोज 1,3 फॉस्फेट होता है उनके वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा डाइएसीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और एक वो कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, फॉस्फेट, और एक कन्वर्ट होता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और हमेशा इसके अंदर ग्लिसर एल्डिहाइड फॉस्फेट पहले बनेगा फर्स्ट, मतलब एक ही मोल बनता है। लेकिन फिर बाद में क्या होगा, जो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है और ग्लिसर एल्डिहाइड के बीच में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा, जिसकी मदद से दो मोल ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बेसिकली प्रिपेयर है वो हो जाएंगी। फिर फर्दर जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लिसरेट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट, फिर वो कन्वर्ट होगा टू ग्लिस फॉस्फोइनोलिन के अंदर, फॉस्फोइनोल पार्वेट। हाँ फॉस्फोइनोल पार्वेट के अंदर। और सबसे लास्ट जो स्टेप होगी वो हो जाएगी कि जो आपका ग्लूकोज और फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट के अंदर, जो 3 कार्बन एटम होता है। हमेशा ही इस प्रोसेस के अंदर वाटर हमेशा ही इवॉल्व होगा। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि जो टोटल एटीपी हम यूज करते हैं वो दो मेथड से निकालते हैं। एक डायरेक्ट जो हमें एटीपी मिल रही है वो बेसिकली देखेंगे कि इस टोटल प्रोसेस के दौरान हमें 2 एटीपी डायरेक्टली मिलती है, और जो दूसरा मतलब एटीपी हम इनडायरेक्ट मेथड से देखें तो हमें बेसिकली आपकी 6 एटीपी जो इन द फॉर्म ऑफ NADH फॉर्म में रिलीज होती है वो हमें इनडायरेक्ट मेथड से बेसिकली मिल जाती है। जो सेकंड प्रोसेस वो होती है कि अगर ग्लाइकोलाइसिस है फिर आता है फेट ऑफ द पाथवे, कि किस पाथवे से बेसिकली रिएक्शन चल रही है। अगर आगे O2 है तो वो बेसिकली आपके in the presence of O2 and in the absence of the O2, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो वो प्रोसेस एनारोबिक होगा, एरोबिक होगा, सिंपल एंड फर्दर क्राफ्ट प्रोसेस बेसिकली हो जाएगी। अगर इन द अब्सेंस ऑफ O2 होगा देन सिंपल वो फ्रेगमेंटेशन होगा। फ्रेगमेंटेशन भी दो तरीके की होती है, एक होता है लैक्टिक एसिड और एक होता है अल्कोहलिक एसिड। फिर वो भी दो तरीके की, एक होता है होमो फ्रेगमेंटेशन, एक होता है हेटेरो फ्रेगमेंटेशन, की जिसके अंदर फ्रेगमेंटेशन जिसके अंदर एक ही मोल रिलीज होगा होमो, जिसके अंदर दो मतलब एक लैक्टिक एसिड और एक अल्कोहलिक हो जाए तो बेसिकली वो हेटेरोलेटिक हो सकता है। क्रैब जो साइक्लिंग होती है वो उसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइक्लिंग बेसिकली बोलते हैं। ये इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ट्राई कार्बोक्सिलिक बोला, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3 सर। कार्बोक्सिलिक का मतलब एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड CH ग्रुप। यस सर। तो ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों कहा? क्योंकि सर इसके अंदर जो पाइरुवेट है ट्राई कार्बो क्योंकि सर इसके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है पाइरुवेट, मतलब सिट्रेट जो प्रोड्यूस हो रहा है सर इसकी वजह से। हाँ जो सिट्रिक एसिड होता है एक टाइप ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है जिसमें 3 कार्बन और उसके ऊपर 3 OH ग्रुप ऐसा होता है। मतलब कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ही 3 होते हैं सिट्रिक एसिड के अंदर, इसलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। तो इसलिए साइकिल को भी क्या कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि वहीं से स्टार्ट और वहीं पे एंड। चलो बेटा क्रेब्स प्रोसेस के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट था होता है पाइरुवेट। पाइरुवेट पहले कन्वर्ट होगा 2 मोल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम A के अंदर, फिर वो कन्वर्ट होगा सिट्रेट के अंदर, फिर फर्दर बहुत सारे प्रोसेसेस चलकर एट लास्ट जब वो ऑक्सैलो एसीटेट है वो भी मतलब कन्वर्ट हो जाएगा एसीटेट के अंदर ही बेसिकली कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रेब्स प्रोसेस के दौरान हमेशा CO2 इवॉल्व होती है। जब आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लिसरेट के अंदर तब बेसिकली CO2 इवॉल्व है वो हो जाएगी। और हमेशा ही इसके अंदर जो मतलब 1 NADH2 होता है, मतलब इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो AT की फॉर्म में रिलीज होती है, NADH2 की NADH की फॉर्म में भी रिलीज होती है और FADH2 की फॉर्म में भी होती है, और हमेशा GTP की फॉर्म में भी बेसिकली एनर्जी वो रिलीज हो जाती है।
हमेशा जो 1 NADH होता है वो बराबर होता है 3 ATP के, 1 FADH2 होता है वो हमेशा बराबर होता है 2 ATP के, और 1 GTP दैट इज इक्वल टू 1 ATP। और जो टोटल ATP प्रोड्यूस होते हैं वो हमेशा 30 ATP प्रोड्यूस होते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। थैंक यू। अभी हमारी एक स्टेप और बाकी है जो अभी तक हमने आगे अभी आपको पढ़ाई नहीं है। अभी 2 ही स्टेप हुई है एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान, फाइनल तो अभी चलना है, जो कि फाइनली एक रिडॉक्स रिएक्शन टाइप की स्टेप्स जिसमें चलेंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की किस तरह से हम उसको देख पाएंगे। वो उस पर्टिकुलर स्टेप का सिर्फ नाम बताएगा। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, उसके अंदर कौन से 2 पार्ट होंगे उसके अंदर जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसे ही चलेगा ना, उसका एक नाम है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज, उसको हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा।